क्या आपने कभी सोचा है कि 70 की उम्र के बाद अपने बच्चों के साथ रहने का फैसला करने वाले इतने सारे माता पिता पहले से कहीं ज्यादा अकेलापन क्यों महसूस करते हैं? आज करोड़ों बुजुर्ग इस मौन वास्तविकता को जी रहे हैं, यह मानते हुए कि उन्हें सुरक्षा और स्नेह मिलेगा, लेकिन कुछ बिल्कुल अलग ही पाते हैं। इस दृश्य की कल्पना करिए, आप जो कभी अपने परिवार के आधार स्तंभ थे, अब अपना पसंदीदा कार्यक्रम देखने के लिए, मेहमानों से मिलने के लिए या यहाँ तक कि रात के खाने में क्या खाना है, यह तय करने के लिए भी अनुमति मांगनी पड़ती है। आपकी राय केवल सुझाव बन जाती है, आपकी परंपराएं असुविधाजनक हो जाती हैं और धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि आप अपनी ही जिंदगी के मुख्य किरदार से उस घर में एक मेहमान बन गए हैं जो आपका घर होना चाहिए था। यह एक ऐसा दर्द है जिसे कई लोग महसूस करते हैं, लेकिन कम ही स्वीकार करने की हिम्मत करते हैं। सच्चाई यह है जिसे कोई मानना नहीं चाहता। बच्चों के साथ रहने का फैसला जब बिना सोचे समझे लिया जाता है, तो यह आपकी पहचान, आपकी स्वतंत्रता और यहाँ तक कि आपके सम्मान को भी छीन सकता है। लेकिन आज मैं उन 7 सबसे आम गलतियों को बताऊंगा जो इस चुनाव को एक मौन दुःस्वप्न में बदल देती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन के इस कीमती दौर में अपनी स्वतंत्रता और खुशी को बनाए रखने के लिए आप इनसे कैसे बच सकते हैं। पहली गलती, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मविश्वास का खो जाना। याद है जब आप तय करते थे कि कब उठना है, सुबह के नाश्ते में क्या खाना है या कब टेलीविजन देखना है, बिना किसी को परेशान किए। यह स्वतंत्रता जो इतनी प्राकृतिक लगती थी, जब आप अपने बच्चों के साथ रहने लगते हैं तो चुपचाप गायब होने लगती है। शुरुआत में छोटे समायोजन उचित लगते हैं। पापा अब अकेले बाहर न जाएं। मम्मी मैं आपका यह काम कर दूंगा। ये वाक्य स्नेह की तरह लगते हैं, लेकिन यह पहला संकेत है कि आपकी स्वायत्तता धीरे धीरे आपके हाथों से निकाली जा रही है। जो होता है वह आत्मा के लिए विनाशकारी है। हर फैसला जो आप अकेले लेते थे, अब पारिवारिक अनुमति की छलनी से गुजरना पड़ता है। किसी दोस्त से मिलना चाहते हैं, बताना पड़ता है, चैनल बदलना चाहते हैं, यह सोचना पड़ता है कि दूसरे क्या देखना चाहते हैं, टहलने जाना चाहते हैं, बताना पड़ता है कि कहाँ जा रहे हैं, कब वापस आएंगे, और अक्सर यह सुनना पड़ता है कि बेहतर है न जाएं। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि आप अपनी ही जिंदगी के मुख्य पात्र से उस घर में एक गौण किरदार बन गए हैं जो आपका घर होना चाहिए था। मानसिक प्रभाव गहरा और दर्दनाक होता है। जब आप साधारण फैसले नहीं ले सकते, तो आपका दिमाग इसे व्यक्तिगत महत्व की हानि के रूप में समझता है। आत्मविश्वास गिर जाता है। आप अपनी क्षमताओं पर सवाल उठाने लगते हैं, उन पर भी जो बरकरार हैं। क्या मैं वाकई अब यह अकेले नहीं कर सकता? क्या मैं बोझ बन गया हूं? ये विचार दिन ब दिन आपके आत्मविश्वास को कुतरते रहते हैं, एक दुष्चक्र बनाते हुए जहां आप कम और कम जिम्मेदारियां लेते हैं, इस विश्वास को पुष्ट करते हुए कि आपको बच्चे की तरह देखभाल की जरूरत है। समाधान इस पहचान से शुरू होता है कि आप अभी भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम हैं। शुरुआत से ही स्पष्ट सीमाएं तय करें। अपने परिवार से बात करें कि अपने जीवन के कौन से क्षेत्र आप अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। दृढ़ रहें, लेकिन सम्मानजनक। कहें, मैं आपकी चिंता की सराहना करता हूं, लेकिन मुझे इन स्थितियों में अपनी पसंद का अधिकार बनाए रखने की जरूरत है। एक व्यक्तिगत दिनचर्या बनाएं जो केवल आपकी हो, चाहे वह अपने कपड़े चुनना हो या यह तय करना हो कि क्या पढ़ना है। याद रखें, आपकी उम्र ने ज्ञान लाया है, अक्षमता नहीं। आप वह होना जारी रखने का अधिकार रखते हैं जो आप हैं। और जब आप छोटी चीजों में अपनी स्वायत्तता बनाए रखते हैं, तो आप कुछ बहुत बड़ा बचा रहे हैं, अपना सम्मान। दूसरी गलती, भावनात्मक तनाव और रिश्तों में संघर्ष। तनाव लगभग अदृश्य तरीके से शुरू होता है। यहाँ एक टिप्पणी, वहाँ एक नज़र, एक दरवाज़ा जो थोड़ा जोर से बंद होता है। जब परिवार अलग रहने के सालों बाद एक ही छत के नीचे आते हैं, तो पुराने घाव जो भरे हुए लगते थे, फिर से दुखने लगते हैं। 20 साल पहले बच्चों की परवरिश को लेकर हुई चर्चा, वह वित्तीय फैसला जिसने कड़वाहट पैदा की, मतभेद जो सालों तक चुपचाप निगले गए,
यह सब फिर से सामने आता है, सह अस्तित्व को एक भावनात्मक मैदान बनाते हुए जहां छिपे बम हैं। सबसे ज्यादा दुहक इस बात का होता है कि बोलने से पहले हर शब्द को तौलना पड़ता है। आप जो कभी अपने ही घर में अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र थे, अब हर टिप्पणी को छानना पड़ता है। क्या मैं यह कह सकता हूं? क्या वे गलत समझेंगे? बेहतर है चुप रहूं ताकि कोई समस्या ना हो। यह निरंतर आत्म निगरानी थकाने वाली है। यह हर समय भावनात्मक मुखौटा पहनकर जीने जैसा है। दुहखी होने पर मुस्कुराना, असहमत होने पर सहमति देना, चिल्लाने का मन होने पर चुप रहना। फिर एक विनाशकारी भावना पैदा होती है, अकेलेपन के साथ मिला अपराध बोध। आप खुद को पूरी तरह से अनुकूल न हो पाने के लिए, अपने पुराने जीवन की याद करने के लिए, कभी कभी वहां से दूर होने की इच्छा करने के लिए दोषी महसूस करते हैं। साथ ही एक क्रूर अकेलापन बस जाता है। परिवार से घिरे होकर इतना अकेला कैसे महसूस कर सकते हैं? जवाब दर्दनाक है। जब आप प्रामाणिक नहीं हो सकते, जब आपको दबाना पड़ता है कि आप वास्तव में कौन हैं, तो आप खुद के लिए अजनबी बन जाते हैं। परिवार शारीरिक रूप से मौजूद है, लेकिन भावनात्मक रूप से आप अलग थलग, गलत समझा गया महसूस करते हैं। संघर्ष बढ़ते रहते हैं क्योंकि घर में हर व्यक्ति अनुकूलन की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई भी अपनी आदतों को पूरी तरह छोड़ना नहीं चाहता। आप समाचार उसी आवाज में सुनना चाहते हैं जिसमें हमेशा सुनते थे, लेकिन बहू को परेशानी होती है। आप खाने के दौरान बातचीत करना पसंद करते हैं, लेकिन पोते हमेशा मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। आपके सोने का समय अलग है, लेकिन दीवारें पतली हैं। हर अंतर एक संभावित रगड़ का स्रोत बन जाता है। समाधान ईमानदार और सम्मानजनक संवाद में है। नियमित पारिवारिक बैठकें तय करें जहां सभी बिना किसी जजमेंट के अपनी ज़रूरतें व्यक्त कर सकें। अपनी भावनाओं को बताएं, लेकिन दूसरों की ज़रूरतों को भी ध्यान से सुनें। छोटी व्यक्तिगत परंपराएं बनाएं जो आपको शांति दें, जैसे सुबह की सैर या पढ़ने का समय। जब ज़रूरत हो तो अकेले रहने की जगह मांगने से न डरें। मुझे थोड़ा समय अकेले चाहिए कहना स्वार्थ नहीं, आत्म देखभाल है। सच यह है कि स्वस्थ रिश्तों के लिए सांस लेने की जगह चाहिए होती है, और जगह की बात करें तो यह हमें अगले महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ले जाती है। तीसरी गलती, निजता और व्यक्तिगत स्थान का अभाव। कल्पना करें कि हर दिन यह महसूस करते हुए उठना कि आप एक होटल में रह रहे हैं जहां आप एक स्थायी मेहमान हैं। आपका कमरा जो आपकी शरण स्थली होनी चाहिए, उधार की लगती है। आपके सामान अलमारी के एक छोटे से हिस्से में रखे हैं। आपकी दिनचर्या घर के सभी लोगों की दिनचर्या के साथ मेल खाना पड़ती है। आप अब पजामे में घूम नहीं सकते, अपना सामान बिखेर कर नहीं रख सकते, यहाँ तक कि निजी रूप से रो भी नहीं सकते कि कोई दरवाज़ा खटखटा कर पूछे कि सब ठीक तो है। व्यक्तिगत स्थान का यह नुकसान कई लोगों की कल्पना से कहीं ज्यादा विनाशकारी है, क्योंकि यह कुछ बुनियादी छीन लेता है। दूसरों के सामने अभिनय किए बिना अस्तित्व का अधिकार। जो दिनचर्या पहले आपकी थी, अब वह घर की हो जाती है। आप शाम 5 बजे चाय पीते थे, लेकिन रसोई रात के खाने की तैयारी में व्यस्त है। आप अपने पुराने गाने सुनना पसंद करते थे, लेकिन आवाज से पढ़ाई करने वाले को परेशानी हो सकती है। आप दोस्तों से घंटों फोन पर बात करने की आदत थी, लेकिन अब आप महसूस करते हैं कि आप देखे जा रहे हैं, परखे जा रहे हैं। जल्दी फोन काटने का दबाव है। हर छोटी व्यक्तिगत खुशी की बातचीत करनी पड़ती है, अनुकूलित करना पड़ता है, या बस छोड़ना पड़ता है। यह ऐसा है जैसे आपको अपने संपादित संस्करण में जीने को मजबूर किया जा रहा है। इस निष्ठा की कमी का मानसिक प्रभाव गहरा और मौन है। आपके दिमाग को आत्मनिरीक्षण के क्षण चाहिए, शांति चाहिए, देखे जाने के दबाव के बिना भावनाओं को संसाधित करने की स्वतंत्रता चाहिए। जब यह छीन लिया जाता है तो चिंता बढ़ जाती है। आप निरंतर बेचैनी महसूस करने लगते हैं। भागने की इच्छा होती है जिसकी आप व्याख्या नहीं कर सकते। आपके विचार तेज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें व्यवस्थित करने के लिए सुरक्षित जगह नहीं है। आपकी नींद की गुणवत्ता खराब हो जाती है क्योंकि बिस्तर पर भी आप महसूस नहीं करते कि आप वास्तव में घर में हैं। निरंतर दूसरों के अनुकूल होने का दबाव आपके भावनात्मक भंडार को समाप्त कर देता है। आप फर्नीचर को अपने तरीके से व्यवस्थित करने की इच्छा दबाते हैं, अपनी पसंदीदा तस्वीरें लगाने की इच्छा दबाते हैं,
अपनी व्यक्तिगत वस्तुओं को वहीं रखने की इच्छा दबाते हैं जहां वे हमेशा रही हैं। आप ऐसे कार्यक्रम देखना स्वीकार करते हैं जो आपको पसंद नहीं, अपने से अलग समय पर खाना खाते हैं, गलियारे की रोशनी के साथ सोते हैं क्योंकि कोई देर तक काम करता है। हर समायोजन छोटा लगता है, लेकिन मिलकर वे एक एहसास पैदा करते हैं कि आप गायब हो रहे हैं। समाधान पवित्र क्षेत्र बनाने से शुरू होता है, चाहे वह कमरे का एक कोना हो, गहरी कुर्सी हो या दिन का कोई निश्चित समय हो। आपको एक जगह चाहिए जो निर्विवाद रूप से आपकी हो। इसकी बातचीत प्रेम से करें, लेकिन दृढ़ता से। समझाएं कि यह परिवार का अस्वीकार नहीं, बल्कि बुनियादी मानवीय जरूरत है। ऐसी व्यक्तिगत परंपराएं तय करें जो भौतिक स्थान पर निर्भर न हों। रोजाना अकेली सैर, निजी फोन कॉल्स का समय, ध्यान या प्रार्थना के क्षण जिनका सभी सम्मान करें। अपनापन के छोटे प्रतीक बनाएं। अपनी तस्वीरें दिखाई देने वाली जगहों पर लगाएं। अपनी किताबें अपने तरीके से व्यवस्थित करें। अपने पौधे खुद संभालें। ये विवरण छोटे लगते हैं, लेकिन ये आपकी पहचान के लंगर हैं। जब आप भौतिक स्थान में अपने व्यक्तित्व के तत्वों को संजोते हैं, तो आप दुनिया और खुद से कह रहे हैं कि आप अभी भी मौजूद हैं, अभी भी महत्वपूर्ण हैं। चौथी गलती, भूमिकाओं में परिवर्तन और पहचान की हानि। दशकों तक आप वह व्यक्ति थे जो महत्वपूर्ण निर्णय लेते थे। आप तय करते थे कि परिवार छुट्टियां कहाँ बिताएगा, पैसे कैसे खर्च करना है, घर में कौन से नियम होंगे। बच्चे आपसे सलाह मांगने आते थे, आपकी राय का सम्मान होता था, आपके शब्द का वजन था। आप अपने जहाज के कप्तान थे, अधिकार और उद्देश्य के साथ जीवन की नेविगेशन कर रहे थे। लेकिन अब भाग्य के एक क्रूर मोड़ में आप खुद को एक यात्री की स्थिति में पाते हैं, देखते हुए कि दूसरे उस पोत की कमान संभालते हैं जिसे आपने पूरी वयस्क जिंदगी निपुणता से चलाया था। भूमिकाओं का यह उलटफेर धीरे धीरे और दर्दनाक तरीके से होता है। पहले, चिकित्सा निर्णय, मैं आपका अपॉइंटमेंट बुक कर देता हूँ पापा। फिर वित्तीय, बिल की चिंता मत करें मम्मी, मैं संभाल लूंगा। इसके बाद सामाजिक, अब गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, खतरनाक है। हर जिम्मेदारी का स्थानांतरण तर्कसंगत, स्नेहपूर्ण, आवश्यक लगता है, लेकिन कोई नहीं समझता कि इन व्यावहारिक कार्यों के साथ आप अपनी पहचान के टुकड़े भी सौंप रहे हैं। वह मजबूत, सक्षम, भरोसेमंद व्यक्ति जो आप इतने सालों तक थे, मंद पड़ने लगता है। भावनात्मक प्रभाव विनाशकारी है। जब पारिवारिक महत्वपूर्ण निर्णयों में आपकी राय नहीं ली जाती, तो आपका दिमाग इसे व्यक्तिगत महत्व की हानि के रूप में समझता है। आप अपनी प्रासंगिकता पर सवाल उठाने लगते हैं। क्या मेरी सोच अभी भी मायने रखती है? क्या मेरे जीवन के अनुभव का अब कोई मतलब नहीं? क्या मैं सिर्फ एक बोझ बन गया हूं? ये विचार आपके आत्मविश्वास को अंदर से कुतरते हैं। वह व्यक्ति जो कभी परिवार का आधार था, अब एक पुराने फर्नीचर की तरह महसूस करता है। इतिहास के लिए सम्मानित, लेकिन दैनिक उपयोग के लिए अप्रासंगिक माना जाता है। दैनिक निर्णयों से बहिष्कार इस अप्रासंगिकता की भावना को बढ़ाता है। पारिवारिक बैठकें आपके सिर के ऊपर होती हैं। योजनाएं आपसे सलाह लिए बिना बनाई जाती हैं। घर में बदलाव दूसरे तय करते हैं। आप अपनी ही जिंदगी के दर्शक बन जाते हैं, गैलरी से देखते हुए, जबकि दूसरे आपके दिनों की पटकथा लिखते हैं। दशकों के अनुभव में संचित ज्ञान मानसिक शेल्फ पर रखा रह जाता है, उपयोग की कमी से धूल खाता रहता है। सामाजिक अलगाव इस पहचान संकट को बढ़ाता है। जब आप सक्रिय और स्वतंत्र थे, तो आपका एक सामाजिक नेटवर्क था जो आपको नेता, सलाहकार, संदर्भ व्यक्ति के रूप में देखता था। अब ये रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं। दोस्त फोन करने से झिझकते हैं क्योंकि परिवार को परेशान नहीं करना चाहते। सामाजिक निमंत्रण कम हो जाते हैं क्योंकि वे मान लेते हैं कि आप अब भाग नहीं ले सकते। अपनी पहचान की बहाली छोटे व्यक्तिगत दावों से शुरू होती है। उन क्षेत्रों को पहचानें जहां आप अभी भी सक्रिय योगदान दे सकते हैं। शायद कोई विशेष व्यंजन बनाना, पौधों की देखभाल करना, पोते पोतियों को कोई कौशल सिखाना। उन निर्णयों में भाग लेने पर जोर दें जो सीधे आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। दृढ़ता से कहें, यह निर्णय मुझसे संबंधित है और मैं अपनी राय देना चाहूँगा। याद रखें, आपने सोचने, विश्लेषण करने और योगदान करने की क्षमता नहीं खोई है, सिर्फ इसलिए
कि आपको कुछ क्षेत्रों में मदद की जरूरत है। आपके जीवन का अनुभव एक खजाना है जो उम्र के साथ मूल्य नहीं खोता। पांचवी गलती, पारिवारिक मतभेद और रिश्तों में संघर्ष। बच्चों के साथ रहने का फैसला सिर्फ आपको प्रभावित नहीं करता, यह शांत तालाब में पत्थर फेंकने जैसा है। लहरें फैलती हैं, परिवार के हर व्यक्ति को अलग और अप्रत्याशित तरीकों से प्रभावित करती हैं। आपकी बहू, जो अपनी घरेलू दिनचर्या की आदी थी, अब खाने में आपकी पसंद, आपके समय, आपकी आदतों को ध्यान में रखना पड़ता है। आपके दामाद, जो घर को काम के बाद अपना आराम स्थल मानते थे, अब रिमोट कंट्रोल साझा करना पड़ता है और वैवाहिक चर्चाओं में आवाज कम करनी पड़ती है। पोते, पोतियां, जो घर में स्वतंत्र रूप से दौड़ते थे, अब शोर के साथ अधिक सावधान रहना पड़ता है। जो इस स्थिति को और भी नाजुक बनाता है वह यह है कि कोई भी क्रूर या असंवेदनशील दिखना नहीं चाहता, इसलिए नाराजगी चुपचाप जमा होती रहती है। बहू मुस्कुराती है जब आप सजावट में बदलाव सुझाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अपने ही स्थान में आक्रमण महसूस करती है। दामाद रात के खाने के दौरान आपके राजनीतिक विचारों से विनम्रता से सहमत होता है, लेकिन अपने स्वयं के विश्वासों को दबाने के लिए बाध्य महसूस करता है। पोते, पोतियों को सम्मानजनक रहने की हिदायत दी जाती है, लेकिन वे महसूस करते हैं कि घर में उनकी सहजता खो गई है। आपके बच्चों के लिए स्थिति विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है। वे खुद को भावनात्मक रस्साकशी के बीच में पाते हैं। एक तरफ प्रेम और पुत्र धर्म उन्हें आपकी अच्छी देखभाल करने के लिए प्रेरित करता है, दूसरी तरफ उनके अपने वैवाहिक और पैतृक रिश्तों का दबाव ध्यान और ऊर्जा की मांग करता है। जब पत्नी शिकायत करती है कि अब निजता नहीं है, जब बच्चे शिकायत करते हैं कि अब शोर नहीं कर सकते, जब घर के खर्चे बढ़ जाते हैं, तो आपके बच्चे खुद को परस्पर विरोधी वफादारी के बीच विभाजित महसूस करते हैं। देखभाल करने वालों का भावनात्मक बोझ भी गंभीर परिणाम लाता है। आपके बच्चे, जिनकी पहले से ही अपनी व्यावसायिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां थीं, अब आपकी चिकित्सा, सामाजिक और भावनात्मक जरूरतों का भी प्रबंधन करना पड़ता है। यह अतिरिक्त भार भले ही प्रेम के साथ स्वीकार किया गया हो, चिड़चिड़ाहट, चिंता और थकान पैदा कर सकता है, और जब लोग अधिभारित होते हैं तो धैर्य कम हो जाता है, प्रतिक्रियाएं अधिक तीव्र हो जाती हैं और छोटी समस्याएं बड़ी चर्चाओं में बदल जाती हैं। अनसुलझे संघर्ष दुष्चक्र बनाते हैं। आप तनाव महसूस करते हैं और अपराध बोध महसूस करते हैं, इसलिए और पीछे हट जाते हैं। पारिवारिक गतिविधियों में कम भाग लेते हैं, लेकिन इस पीछे हटने को असंतुष्टि या अवसाद के रूप में व्याख्यायित किया जाता है, जो और अधिक चिंता और अति सुरक्षा पैदा करता है। समाधान के लिए कठिन लेकिन आवश्यक बातचीत का साहस चाहिए। नियमित पारिवारिक बैठकों का प्रस्ताव रखें जहां सभी बिना जजमेंट के अपनी ज़रूरतें और चिंताएं व्यक्त कर सकें। सबसे पहले आप उन बलिदानों को स्वीकार करें जो दूसरे आपके लिए कर रहे हैं। कहें, मैं पहचानता हूं कि मेरी उपस्थिति ने घर की गतिशीलता बदल दी है और आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। साथ ही अपनी ज़रूरतों के बारे में भी स्पष्ट रहें। स्वस्थ सीमाएं स्थापित करें। आपको सभी पारिवारिक गतिविधियों में भाग लेने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही सबको आपकी गतिविधियों में भाग लेने की ज़रूरत नहीं है। घर के हर व्यक्ति के लिए स्वायत्तता की जगह बनाएं। छठी गलती, वित्तीय जोखिम और आर्थिक स्वतंत्रता की हानि। निमंत्रण उदार और स्नेहपूर्ण लगता है। पैसे की चिंता मत करें पापा, आपने जिंदगी भर हमारी देखभाल की, अब हमारी बारी है। ये शब्द दिल को गर्म करते हैं और आपको प्रिय और मूल्यवान महसूस कराते हैं, लेकिन जो कृतज्ञता के रूप में शुरू होता है वह एक वित्तीय जाल में बदल सकता है जो आपकी आर्थिक सुरक्षा और आत्म सम्मान को खतरे में डाल देता है। वास्तविकता यह है कि जब आप वित्तीय योगदान नहीं करते तो आप एक बोझ की तरह महसूस कर सकते हैं, और जब बहुत अधिक योगदान करते हैं तो अपनी भविष्य की स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकते हैं। शुरुआत में अतिरिक्त खर्चे न्यूनतम लगते हैं। शायद आप महीने में एक बार बाजार में मदद करें या बिजली का बिल भर दें, लेकिन छोटे योगदानों का एक खतरनाक रुझान है बढ़ना। परिवार आपकी मदद का आदी हो जाता है और आपकी बचत को साझा संसाधन के रूप में देखा जाने लगता है। बस इस बार पापा,
पोते की स्कूल फीस के लिए मदद करें। मम्मी, क्या आप गाड़ी की मरम्मत के लिए उधार दे सकती हैं? हर अनुरोध अकेले में उचित लगता है, लेकिन मिलकर वे डरावनी गति से आपके भंडार को समाप्त कर देते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता की हानि आपके आत्मविश्वास को गहरे और अप्रत्याशित तरीकों से हिलाती है। जब आप अपने चिकित्सा खर्चे नहीं उठा सकते, जब आपको किसी दोस्त के लिए जन्मदिन का उपहार खरीदने के लिए पैसे मांगने पड़ते हैं, जब आप छोटी खुशियों के लिए अनुमति के बिना भुगतान नहीं कर सकते, तो आप कम महसूस करते हैं। आर्थिक आत्मनिर्भरता से मिलने वाला सम्मान गायब हो जाता है, निर्भरता की भावना से बदल जाता है जो निगलना कठिन है। कानूनी और कर संबंधी जोखिम वास्तविक हैं और दीर्घकालिक परिणाम ला सकते हैं। जब आप मदद करने के लिए परिवार की संपत्ति या निवेश पर अपना नाम डालते हैं, तो आप सरकारी लाभ खो सकते हैं या कर संबंधी जटिलताओं में फंस सकते हैं जिन्हें आप पूरी तरह नहीं समझते। जब आप बिना उचित दस्तावेजीकरण के पैसे उधार देते हैं, तो आप पा सकते हैं कि यदि आपको चिकित्सा आपातकाल के लिए इन संसाधनों की आवश्यकता हो तो आप उन्हें वापस नहीं पा सकते। वित्तीय तनाव निरंतर चिंता पैदा करता है। आप रातों को जागते रहते हैं, गणना करते रहते हैं कि अभी भी कितना पैसा है, आपकी बचत कब तक चलेगी, यदि आपको महंगी चिकित्सा देखभाल की जरूरत हो तो क्या होगा। समाधान पूर्ण पारदर्शिता और सावधानीपूर्वक योजना से शुरू होता है। स्थानांतरण से पहले या सह अस्तित्व की शुरुआत में स्पष्ट रूप से स्थापित करें कि खर्चे कैसे बांटे जाएंगे। सभी वित्तीय समझौतों को लिखित रूप में प्रलेखित करें, अविश्वास के कारण नहीं, बल्कि स्पष्टता के लिए। अपने व्यक्तिगत वित्त को पारिवारिक वित्त से अलग रखें। एक आपातकालीन भंडार रखें जो केवल आपका हो और जिसे वास्तविक व्यक्तिगत आपातकाल के अलावा किसी कारण से न छुआ जाए। पारिवारिक वित्त से संबंधित किसी भी कानूनी दस्तावेज पर अपना नाम डालने से पहले एक वकील या अकाउंटेंट से सलाह लें। उदार बने, लेकिन लापरवाह न बने। याद रखें, आप अपनी वित्तीय गरिमा बनाए रखने के हकदार हैं। जब आप अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, तो आप भविष्य में विकल्प बनाने की अपनी क्षमता की रक्षा कर रहे हैं। 7वीं गलती, भविष्य के बारे में अनिश्चितता और नियंत्रण का अभाव। जिंदगी की एक अप्रत्याशित विशेषता है जो तब और भी स्पष्ट हो जाती है जब आप मुख्य निर्णयों के नियंत्रण में नहीं होते। सुरेश की स्थिति की कल्पना करें, जो 72 साल की उम्र में मुंबई में अपने बेटे के घर चले गए, सुरक्षित और अच्छी देखभाल में महसूस करते हुए। सब कुछ पूर्णतः काम कर रहा था जब तक कि बेटे को दूसरे शहर में नौकरी का प्रस्ताव नहीं मिला। अचानक सुरेश एक ऐसे निर्णय के सामने खड़े थे जो उनका नहीं था, लेकिन जो उनके जीवन को पूरी तरह बदल देता। दूसरों के जीवन की अस्थिरता के लिए यह भेद्यता परिवार पर आवास के लिए निर्भर रहने के सबसे पीड़ादायक परिणामों में से एक है। जब आपके बच्चे तलाक, बेरोजगारी, स्वास्थ्य समस्याओं या व्यावसायिक बदलाव से गुजरते हैं, तो आपका अपना जीवन स्वचालित रूप से प्रभावित होता है। आप एक ऐसे वाहन में यात्री बन जाते हैं जिसे दूसरे चलाते हैं, बिना सीट बेल्ट और बिना गंतव्य जाने। अपने भविष्य पर नियंत्रण की कमी गहरी अस्तित्ववादी चिंता पैदा करती है। जब आप स्वतंत्र थे तो आप योजना बना सकते थे, अनुकूलन कर सकते थे, अपनी भलाई की रक्षा के लिए निर्णय ले सकते थे। अब आपके विकल्प दूसरों की परिस्थितियों और निर्णयों पर निर्भर करते हैं। यह असहायता मनोवैज्ञानिक रूप से विनाशकारी है, क्योंकि यह सबसे बुनियादी मानवीय आवेगों में से एक के विरुद्ध जाती है। अपने भाग्य पर कुछ नियंत्रण रखने की आवश्यकता। पारिवारिक जीवन में अप्रत्याशित बदलाव किसी भी समय हो सकते हैं। आर्थिक संकट आपके बच्चों को घर बेचने पर मजबूर कर सकता है। वैवाहिक समस्याएं तनावपूर्ण और असहनीय माहौल बना सकती हैं। परिवार में नए सदस्यों का आगमन, जैसे बच्चा या कोई अन्य जरूरतमंद रिश्तेदार, घरेलू गतिशीलता को पूरी तरह बदल सकता है। परिवार में किसी की बीमारी सारा ध्यान और संसाधन दूसरी तरफ मोड़ सकती है। इनमें से हर स्थिति एक दर्दनाक याद दिलाती है कि आपके पास कोई गारंटी नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। भविष्य का डर इसलिए तेज हो जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि समय के साथ आपके विकल्प कम होते जा रहे हैं। यदि 70 साल की उम्र में आप अभी भी अकेले रहने या अन्य व्यवस्था खोजने के विकल्प पर विचार कर सकते हैं, तो 80 पर ये संभावनाएं अधिक सीमित हो जाती हैं।
समाधान के लिए सक्रिय योजना और सुरक्षा जाल बनाना आवश्यक है। परिवार के साथ रहते हुए भी एक अद्यतन प्लान भी रखें। अपने क्षेत्र में वैकल्पिक आवास विकल्पों पर शोध करें। गुणवत्तापूर्ण वृद्धाश्रम, बुजुर्गों के लिए आवास कार्यक्रम, पारस्परिक सहायता समुदाय। अपने वित्त को इस तरह व्यवस्थित रखें कि यदि आवश्यक हो तो आप तुरंत निर्णय ले सकें। अपने परिवार के साथ काल्पनिक परिदृश्यों के बारे में ईमानदार बातचीत करें। यदि आपको स्थानांतरित होना पड़े तो क्या होगा? यदि दूर कहीं नौकरी का अवसर मिले तो क्या होगा? ये बातचीत असहज हो सकती हैं लेकिन आवश्यक हैं। जब सभी शामिल लोग पहले से संभावनाओं के बारे में सोचते हैं तो बदलाव कम दर्दनाक और अधिक संगठित हो जाते हैं। परिवार के साथ रहते हुए भी अपनी सामाजिक और भावनात्मक स्वतंत्रता बनाए रखें। मित्रता को बनाए रखना जारी रखें। सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेते रहें। व्यक्तिगत रुचियों को बनाए रखें जो परिवार पर निर्भर न हों। जितने अधिक सामाजिक और भावनात्मक संसाधन आपके पास पारिवारिक नाभिक के बाहर होंगे, अप्रत्याशित बदलावों के लिए उतने कम कमजोर होंगे। याद रखें, प्लान बी होना इसका मतलब नहीं कि आप परिवार पर भरोसा नहीं करते। इसका मतलब है कि आप जीवन की अनिश्चितताओं के लिए तैयारी करने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान हैं। 8वीं बात, निर्णय से पहले आत्म मूल्यांकन और समुदाय की भूमिका। बच्चों के साथ रहने का फैसला लेने से पहले कुछ बुनियादी सवाल हैं जो आपको पूरी ईमानदारी से खुद से पूछने होंगे। ये आसान सवाल नहीं हैं और जवाब असहज हो सकते हैं, लेकिन ये आपको सालों के पछतावे और कष्ट से बचा सकते हैं। पहला सवाल है, क्या मैं यह निर्णय डर से ले रहा हूं या वास्तविक चुनाव से? अक्सर अकेलेपन का डर, बीमारी का डर या आर्थिक असुरक्षा का डर हमें ऐसे निर्णयों की ओर धकेलता है जो वास्तव में हमारे व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं होते। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है, क्या मैं अपनी स्वतंत्रता और पहचान के महत्वपूर्ण पहलुओं को छोड़ने के लिए तैयार हूं? अपने साथ बेहद ईमानदार रहें। क्या आप उन चीज़ों के लिए अनुमति मांगते हुए खुद की कल्पना कर सकते हैं जिनका फैसला आप हमेशा अकेले लेते थे? क्या आप अपने आप को दूसरे परिवार की गतिशीलता के अनुकूल अपनी दिनचर्या, आदतें, प्राथमिकताएं समायोजित करते देख सकते हैं? अपने संवाद और संघर्ष समाधान की क्षमता का भी मूल्यांकन करें। परिवार के साथ रहना अनिवार्य रूप से रगड़ पैदा करेगा। क्या आप में अपनी ज़रूरतों को स्पष्ट और सम्मानजनक तरीके से व्यक्त करने का कौशल है? क्या आप व्यक्तिगत हमले की तरह महसूस किए बिना आलोचना सुन सकते हैं? क्या आप में बातचीत और समझौता खोजने के लिए लचीलापन है? अपनी निजता और व्यक्तिगत स्थान की ज़रूरतों पर विचार करें। क्या आप हमेशा से ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्हें रिचार्ज होने के लिए अकेले समय की ज़रूरत होती है? क्या आप अपने भौतिक वातावरण को नियंत्रित करना पसंद करते हैं, चीज़ों को अपने तरीके से व्यवस्थित करते हैं? क्या आपकी व्यक्तिगत परंपराएं या विशिष्ट समय हैं जो आपकी भलाई के लिए महत्वपूर्ण हैं? अपनी वित्तीय स्थिति की भी यथार्थवादी जांच करें। क्या आपके पास बोझ बने बिना अपनी वित्तीय गरिमा बनाए रखने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं? क्या आप अपनी भविष्य की सुरक्षा को खतरे में डाले बिना उचित योगदान कर सकते हैं? लेकिन भले ही आप निष्कर्ष निकालें कि अभी बच्चों के साथ रहना आपके लिए सही निर्णय नहीं है, आपका अनुभव और ज्ञान उन अन्य लोगों के लिए अमूल्य हो सकता है जो समान दुविधाओं का सामना कर रहे हैं। यहीं पर समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जब आप अपने अनुभव, संदेह, डर और खोजों को अन्य बुजुर्गों के साथ साझा करते हैं, तो आप एक सहायता नेटवर्क में योगदान कर रहे हैं जो सभी को लाभान्वित करता है। बुजुर्गों का सामूहिक ज्ञान एक खजाना है जिसे हमारा समाज अक्सर कम आंकता है। जब आप अनुभव साझा करने, पारस्परिक सहायता समूह बनाने या केवल बुढ़ापे की चुनौतियों के बारे में बातचीत करने के लिए एक साथ आते हैं, तो आप व्यक्तिगत सहायता से कहीं अधिक मूल्यवान चीज का निर्माण कर रहे हैं। आप एक ऐसा समुदाय बना रहे हैं जो उम्र की परवाह किए बिना हर व्यक्ति की गरिमा, अनुभव और मूल्य का सम्मान करता है। आपका जीवन, आपके अनुभव, आपकी सफलताएं और गलतियां, सब कुछ का मूल्य है। जब आप महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले सावधानीपूर्वक विचार करते हैं, तो आप आत्म सम्मान प्रदर्शित कर रहे हैं। जब आप इस चिंतन को दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो आप समुदाय के लिए प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं। और जब आप अपनी गरिमा और स्वायत्तता बनाए रखते हैं,
चाहे आप कहीं भी रहें, तो आप एक शक्तिशाली संदेश भेज रहे हैं। उम्र ज्ञान लाती है, अप्रासंगिकता नहीं। हम एक ऐसी बातचीत के अंत में पहुंचे हैं जो शायद आपके दिल को गहराई से छू गई हो। 70 के बाद बच्चों के साथ रहने के बारे में बात करना केवल आवास व्यवस्था की चर्चा नहीं है। यह गरिमा, पहचान और वह होना जारी रखने के अधिकार के बारे में है जो आप हैं, तब भी जब शरीर अधिक देखभाल मांगता है और दुनिया चाहती है कि आप अपने ही जीवन में एक छोटी भूमिका स्वीकार कर लें। यदि आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसलिए कि आप एक महत्वपूर्ण सच्चाई को पहचानते हैं। आपके निर्णय अभी भी मायने रखते हैं, आपकी स्वतंत्रता का अभी भी मूल्य है, आपका ज्ञान अभी भी सुने जाने योग्य है। जब आप उन 7 गलतियों को समझते हैं जो पारिवारिक सह अस्तित्व को एक मौन दुःस्वप्न में बदल सकती हैं, तो आप कुछ बहुत शक्तिशाली प्राप्त करते हैं। सचेत रूप से चुनने की क्षमता, स्वस्थ सीमाएं स्थापित करने की क्षमता, जरूरत पड़ने पर मदद स्वीकार करते हुए अपने आत्मविश्वास की रक्षा करने की क्षमता। आपने सीखा कि अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संजोना स्वार्थ नहीं, आत्म सम्मान है। अपनी जरूरतों को संप्रेषित करना नखरा नहीं, ज्ञान है। अपनी वित्तीय स्वतंत्रता बनाए रखना अविश्वास नहीं, विवेक है। और भविष्य के लिए एक योजना रखना निराशावाद नहीं, साहस है। याद रखें, आपको अपना सार खोए बिना बुढ़ापे का अधिकार है। अपनी पहचान छोड़े बिना देखभाल स्वीकार कर सकते हैं। अपने परिवार से गहरा प्रेम कर सकते हैं और फिर भी अपनी व्यक्तिगतता की रक्षा कर सकते हैं। उम्र ने अनुभव लाया है, अक्षमता नहीं। ज्ञान लाया है, महत्वहीनता नहीं। अब मैं पूछता हूं, इन 7 सबकों में से कौन सा आज आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया? कौन सा आपको सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत थी? यदि इस वीडियो ने आपको अपनी स्थिति पर विचार करने में मदद की है, या यदि आप किसी को जानते हैं जिन्हें ये बातें सुनने की जरूरत है, तो साझा करें। आपका अनुभव उस रोशनी हो सकता है जिसकी किसी अन्य बुजुर्ग को अधिक सचेत निर्णय लेने के लिए आवश्यकता है। एक टिप्पणी छोड़ें और बताएं कि आप इन चुनौतियों से कैसे निपट रहे हैं। आपकी कहानी मायने रखती है। अगली वीडियो में हम समान रूप से महत्वपूर्ण चीज के बारे में बातचीत करेंगे। 70 साल की उम्र में अपना आत्मविश्वास कैसे फिर से बनाएं और अपना उद्देश्य कैसे फिर से खोजें, क्योंकि आपकी यात्रा खत्म होने से कोसों दूर है। तब तक अपना ख्याल रखें। आप अपनी कल्पना से कहीं अधिक मूल्यवान हैं।